नमस्कार दोस्तों। पिछली जो अपनी क्लास हुई उसमें हमने टिलेज के बारे में पढ़ा। क्या होता है टिलेज, क्या होते हैं टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं टिलेज के सोइल की प्रॉपर्टीज पर। इन सभी चीजों के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने जो टिलेज होती है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, यानी कि किस टाइम पे जो टिलेज ऑपरेशन है उनको कैरिड आउट किया जाता है। इस आधार पर हमने टिलेज का क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे टिलेज सिस्टम के बारे में, यानी कि जो अपने टिलेज ऑपरेशन करने की इंटेंसिटी होती है, यानी कि उसकी सघनता होती है, किस आधार पर हम लोग टिलेज ऑपरेशन करते हैं, उस आधार पर टिलेज तीन प्रकार की होती है। टिलेज सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं टिलेज के बारे में। किस आधार पर? इंटेंसिटी ऑफ टिलेज, यानी कि जो टिलेज ऑपरेशन होते हैं उनकी इंटेंसिटी के आधार पर अपने जो टिलेज ऑपरेशन होते हैं या जो अपना टिलेज सिस्टम होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहले नंबर पे हम देखते हैं इंटेंसिव या कन्वेंशनल टिलेज। दूसरे नंबर पे रिड्यूस टिलेज और तीसरे नंबर पे कंजर्वेशन टिलेज। बात करते हैं इंटेंसिव या कन्वेंशनल टिलेज। इंटेंसिव या कन्वेंशनल टिलेज में क्या होता है, यानी कि इसमें जो सघनता है वो किस प्रकार रखी जाएगी, कम रखी जाएगी या ज्यादा रखी जाएगी। तो इंटेंसिव का अर्थ होता है सघन, यानी कि इसमें जो टिलेज ऑपरेशन है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा रखी जाएगी, उनको इंटेंसिव टिलेज की जाएगी। कन्वेंशनल का अर्थ होता है परंपरागत, यानी कि जो हम लोग देखते हैं मुख्यतः हम लोग यही वाली टिलेज देखते हैं, यानी कि जो परंपरागत रूप से की जाती है, जिसमें क्या होता है जो अपने सोयल होती है उस पर जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो किसी भी प्रकार के जो क्रॉप के रेजिड्यू होते हैं या कोई वीड्स वगैरह होते हैं वो नहीं छोड़ते, यानी कि उनको लगभग क्या कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है सोइल के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो अपने क्रॉप रेजिड्यू होते हैं उनको 15% से कम, लेस देन 15%, यानी कि 15% से कम क्रॉप रेजिड्यू रखे जाते हैं। 15% से कम क्रॉप रेजिड्यू सोइल सरफेस पे शेष रखे जाते हैं। बाकी जो लगभग अपने 75% जो क्रॉप रेजिड्यू है उनको टिलेज के द्वारा जो सोइल होती है उसमें मिक्सअप कर दिया जाता है। तो ये होते हैं इंटेंसिव टिलेज। जो अपनी रिड्यूस टिलेज है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो अपने क्रॉप रेजिड्यू है उनकी मात्रा 15 से 13% जो क्रॉप रेजिड्यू है उनकी मात्रा रखी जाती है। 15 से 30% क्रॉप रेजिड्यू को शेष रखा जाता है सोइल सरफेस पे, बाकी को मिक्सअप कर दिया जाता है। जो कंजर्वेशन टिलेज होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें 30% से ज्यादा, कितने 30% से ज्यादा क्रॉप रेजिड्यू ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिनको हम लोग बिल्कुल भी हिलाते नहीं या उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। 30% से ज्यादा क्रॉप रेजिड्यू को अपन सोइल की सरफेस पे एज इट इज रहने देते हैं। 30% से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कई टिलेज ऐसी भी होती हैं जैसे जीरो टिलेज वगैरह, उसमें बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो ये हुई अपनी तीनों प्रकार की टिलेज की बात। अब बात करते हैं इंटेंसिव या जो कन्वेंशनल टिलेज है इसके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। इसके हम जब फायदे और नुकसान की बात करते हैं, इसके एडवांटेज देखते हैं। क्या होंगे एडवांटेज, जब हम खेत में कंप्लीटली जो अपना खेत है उसमें बिल्कुल टिलेज ऑपरेशन कर देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार के अवशेष वगैरह, किसी भी प्रकार के डंठल वगैरह, वीड वगैरह नहीं छोड़ेंगे, उनको अच्छे प्रकार से मिक्सअप कर देंगे, तो जो अपनी सोइल है उसका कॉम्पैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जो अपनी सॉइल है उसका कॉम्पैक्शन मिनिमम हो जाएगा, यानी कि वो अच्छी प्रकार से भुरभुरी सॉइल हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो अपना क्रॉप मैनेजमेंट है, क्रॉप मैनेजमेंट का वर्क है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, जो अपने वीड हैं या इंसेक्ट पेस्ट होते हैं
इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा। तो इसके कुछ एडवांटेज है। ये कैसे होंगे? इंसेक्ट पेस्ट और वीड का मैनेजमेंट अच्छे प्रकार से, वीड को तो जो क्रॉप रेजिड्यू है उसके साथ मिक्सअप वैसे हो जाएंगे, और जो इंसेक्ट पेस्ट है ये क्या होते हैं, जो क्रॉप रेजिड्यू होते हैं या जो आसपास के वीड होते हैं उनमें छिपे रहते हैं, तो इनका भी अच्छे प्रकार से मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है? जब जो टिलेज ऑपरेशन ज्यादा होंगे, जब ये टिलेज ऑपरेशन ज्यादा होंगे तो जो सोयल है उसका इरोजन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सोयल इरोजन है वो ज्यादा होगा। इसके अलावा क्या होगा? जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका रैपिड डिकम्पोजिशन होगा। रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका डिकम्पोजिशन ज्यादा तेजी से होगा। इसके अलावा और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं? जब हम बार बार टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो अपने को टिलेज इंप्लीमेंट्स वगैरह की बार बार आवश्यकता पड़ेगी, जिससे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? कॉस्टली हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या होती है? कॉस्टली होती है। ये इसके कुछ इंटेंसिव टिलेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूस टिलेज के बारे में, जिसको हमने देख लिया कि इसमें 15 से 30% क्रॉप रेजिड्यू शेष रखे जाते हैं। अब जो मुख्य बात है वो है कंजर्वेशन टिलेज की। कंजर्वेशन टिलेज क्या है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरक्षित भूपरिष्करण। इसमें क्या होता है कि अपन 30% से ज्यादा क्रॉप रेजिड्यू रखते हैं, यानी कि सोइल सरफेस पे 30% से ज्यादा कितने भी क्रॉप रेजिड्यू अपन रख सकते हैं। कौन से में? कंजर्वेशन टिलेज में। ये कहां से विकसित हुई? ये यूएसए से इन्वॉल्व हुई, यूएसए से विकसित हुई। ये अपने कंजर्वेशन टिलेज के बारे में देखा। अब इसके बारे में जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उनकी बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन टिलेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। तो जो इंटेंसिव टिलेज के डिसएडवांटेज थे वो इस कंजर्वेशन टिलेज के क्या होंगे? एडवांटेज। कैसे? जैसे उसमें क्या थी? कॉस्ट ज्यादा लग रही थी। इसमें क्या होता है? जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? लो होती है, यानी कि लो कॉस्ट होती है। और क्या होता है? उसमें सोइल इरोजन हो रहा था, इसमें सोइल इरोजन क्या होता है? मिनिमम, या सोइल इरोजन बिल्कुल भी नहीं होता। और क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका डिकम्पोजिशन उसमें रैपिड हो रहा था, और इसमें क्या होता है? स्लो रेट से होता है या बहुत कम रेट से उनका डिकम्पोजिशन होता है। ये हुई किसकी बात? इसके एडवांटेज की बात। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे? जो उसके एडवांटेज थे वो इसके डिसएडवांटेज होंगे, यानी कि इसमें जो इंसेक्ट पेस्ट होंगे उनका प्रकोप क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जो इंसेक्ट पेस्ट हैं या जो डिजीज हैं या जो वीड हैं इनकी प्रॉब्लम क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इनकी प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो इसके लिए हर्बिसाइड वगैरह, केमिकल वगैरह भी ज्यादा चाहिए होंगे। तो क्या होगा? जो केमिकल होंगे या जिनको हम हर्बिसाइड बोलते हैं, वीड वगैरह को नष्ट करने के लिए जो हर्बिसाइड काम में लेते हैं, उन हर्बिसाइड के रेजिड्यू सॉइल में बचे रहेंगे, यानी कि उसपे सॉइल में इनके अवशेष बचे रहेंगे। किसके? खरपतवारनाशी वगैरह के, वीडीसाइड वगैरह के। इससे क्या होगा? जो सॉइल है उसका पोल्यूशन होगा। अब हम हर्बिसाइड की बात करते हैं कि जो कंजर्वेशन टिलेज है उसमें कौन कौन से हर्बिसाइड हम लोग काम में लेते हैं। तो ये जो हर्बिसाइड है ये इस प्रकार के काम में लेते हैं जो किसी भी प्रकार के शाकनाशी को, किसी भी प्रकार के शाक को, किसी भी प्रकार के पौधे को नष्ट कर सके। क्योंकि इसमें हमें ऐसा तो है नहीं कि खड़ी फसल में कर रहे हैं खरपतवारनाशी का छिड़काव, हम तो टिलेज के टाइम पे कर रहे हैं। तो जो भी अपने पास यहाँ पे जो खेत में वीड वगैरह है उनको सबको नष्ट करना है, तो इसके लिए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड काम में लेते हैं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन कौन से हैं? नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। पैराक्वाट, डाइक्वाट और
ग्लाइफोसेट। ये खरपतवारनाशी हम लोग काम में लेते हैं टिलेज के टाइम पे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जीरो टिलेज या जीरो टिल या नो टिल हर्बिसाइड, नो टिल हर्बिसाइड क्या बोलते हैं, जीरो टिल हर्बिसाइड या नो टिल हर्बिसाइड। किनको, पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट को। ये हुई अपनी कंजर्वेशन टिलेज की बात। अब ये जो कंजर्वेशन टिलेज है, इसके अंतर्गत 3 कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पे आती है स्टेबल मल्च टिलेज, दूसरे नंबर पे मिनिमम टिलेज और तीसरे नंबर पे जीरो टिलेज। किसमें आते हैं ये तीनों? कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत। कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत आते हैं क्या? पहले नंबर पे हम बात करते हैं स्टेबल मल्च टिलेज की। क्या होता है स्टेबल मल्च टिलेज के अंतर्गत? जब हम कोई भी अपनी क्रॉप होती है उसकी कटाई कर लेते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो उसके जो अवशेष बचे रहते हैं, क्रॉप रेजिड्यू बचे रहते हैं, उनको अपरूटेड कर देते हैं और खेत में बिखेर देते हैं। या फिर यदि हमारी जमीन पड़त थी या जो हमारी लैंड थी वो फेलो लैंड थी, तब हम क्या करते हैं, वहां पे मल्च क्रॉप ग्रो ऑन करके उसको क्या करते हैं, अपरूटेड करके जमीन की सतह पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार की मल्चिंग क्या कहलाती है? स्टेबल मल्च टिलेज। इस प्रकार की जो टिलेज है वो क्या कहलाती है? स्टेबल मल्च टिलेज कहलाती है। ये मल्चिंग में भी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे अपन टिलेज की बात कर रहे हैं, ये कौन सी टिलेज कहलाती है? स्टेबल मल्च टिलेज। क्या करते हैं इसमें? यदि अपनी फेलो लैंड है, यदि परत भूमि है, तो वहां पे अपन कोई भी मल्च क्रॉप ग्रो ऑन करके उसको जमीन पे बिखेर देते हैं, या फिर जो अपनी प्रीवियस क्रॉप थी उसके जो रेजिड्यू है उनको अपरूटेट करके जो सोयल सरफेस है उस पे बिखेर देते हैं। ये मल्च क्या कहलाती है? स्टेबल मल्च। ये टिलेज क्या कहलाती है? स्टेबल मल्च टिलेज। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मिनिमम टिलेज के बारे में। क्या होता है मिनिमम टिलेज के अंतर्गत? मिनिमम टिलेज में क्या होता है, जो टिलेज ऑपरेशन है उनको मिनिमाइज किया जाता है, यानी कि जो टिलेज ऑपरेशन है उनको कम से कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे एक इक्विपमेंट आता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसके द्वारा क्या होता है? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के द्वारा जो सीड होता है और जो फर्टिलाइजर होता है, इन दोनों का एप्लीकेशन एक साथ होता है फील्ड में। सीड और फर्टिलाइजर दोनों का एप्लीकेशन एक साथ होगा, यानी कि अपने को जो टिलेज ऑपरेशन है वो कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ये इसका एग्जांपल है मिनिमम टिलेज का। और क्या होता है मिनिमम टिलेज के अंतर्गत? जैसे एक कंसेप्ट और आती है रो जोन टिलेज, यानी कि जो टिलेज ऑपरेशन है वो केवल रो जोन में किए जाए। जैसे अपन रो टू रो क्रॉप उगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप सोन कर रहे हैं, तो जो टिलेज ऑपरेशन है ओनली हम लोग यहीं पे करें, वो क्या कहलाता है? रो जोन टिलेज। तो ये मिनिमम टिलेज है, यानी कि टिलेज ऑपरेशन को मिनिमम करना। तीसरे नंबर पे आती है जीरो टिलेज या नो टिलेज। जीरो टिलेज या नो टिलेज, इसके अंतर्गत क्या होता है? ये मिनिमम टिलेज के भी आगे की फॉर्म है। इसमें जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन होते हैं, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन होते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है, यानी कि उनको तो बिल्कुल भी नहीं करते। और जो सेकेंडरी ऑपरेशन होते हैं या जो सेकेंडरी टिलेज होती है, जो सेकेंडरी टिलेज होती है उसको भी लिमिटेड रखा जाता है, उसको भी कम रखा जाता है। ओनली जो रो जोन होते हैं वहीं पे की जाती है, सेकेंडरी टिलेज की जाती है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जो अपने
राइस और वीट का क्रॉपिंग पैटर्न होता है। राइस और वीट का क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसके अंतर्गत। इसमें क्या होता है, जो राइस की क्रॉप होती है उसके हार्वेस्टिंग करने के बाद सीधे ही वीट की क्रॉप सोविंग कर दी जाती है। उसमें जो प्राइमरी टिलेज है वो बिल्कुल भी नहीं किए जाते, और जो सेकेंडरी टिलेज है उसमें सीधे जो बुआई वगैरह है वो कर दी जाती है। किसमें, राइस के फील्ड के अंतर्गत वीट की, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद वीट की सोविंग करना। तो ये हुई अपनी स्टेबल मल्च टिलेज, मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज। तो ये अपना टिलेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।